स्टार्टिंग फेज करते हैं तो सबसे पहले इनमें ये देखते हैं कि पहले एक कोशिका आपकी यूनिसेलुलर कोशिका होती है, एक कोशिका आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब हो जाएगा आपका अगर केवल एक कोशिका है और वो क्या कर रही है, वो अपनी सभी जैविक क्रियाएं, जो भी आपकी जीवन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे वो ऊर्जा को लेने से संबंधित हो, किसी भी रूप से संबंधित हो, ये आपकी सारी यूनिसेलुलर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, एक ही कोशिका में सारे कार्य होंगे। दूसरा हो जाएगा आपका मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर वो कोशिकाएं होती हैं जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, और जब वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, इसका मतलब उसकी बहुत विभिन्न कोशिकाएं अलग अलग आपका कार्य कर रही होंगी। सबका काम बटा होगा कि हाँ ये आपको जैसे ये आपकी कई सारी कोशिकाएं हैं, कोई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, किसी ने कोई भी सिस्टम बनाया और वो सारा अलग अलग कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको जो देखना है एनिमल टिश्यू में, आपको ये बताया था, पहले भी हम बता चुके थे कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन बच्चा बताएगा? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या हो जाता है? जिसमें आप ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिस विज्ञान के अंतर्गत आप ऊतक के बारे में या टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, उसको औतिकी कहते हैं या हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगर ये देखेंगे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, जब इससे पहले प्लांट टिश्यू पढ़ाया था तब मैंने बोला था, स्टार्टिंग नहीं नोट किया आपने, देख लीजिए, मार्सिलो मेलपिजी। है ना, कोई भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बॉडी का अगर देखेंगे तो सबसे निम्न स्तर का जो होगा वो आपका कौन सा होगा? सेल से मिलकर जो बना रहता है। जब कई सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलती हैं जिनका आकार समान होता है, ओरिजिन समान हुई, फंक्शन समान हुआ, तो वो क्या कहलाती है? टिश्यू बना लेती हैं। ये आप सभी को मालूम होगा, कई प्रकार के टिश्यू आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देते हैं। अगर हम देखेंगे एनिमल्स में, जंतुओं में, जो आपकी सेलुलर, जो एक कोशिका जो आपका पूरा कार्य कर रही होगी, वो कौन कौन सी होती है? जैसे सबसे पहले अगर आपने एनिमल जगत में देखा होगा तो मोनरा था किंगडम में, उसके बाद प्रोटिस्टा था, फिर फंजाई अलग हो गया, प्लांटी अलग हमने कर दिया, बचा कौन? एनिमेलिया। तो उसमें अगर देखेंगे तो सेल वाले में जिसकी संरचना रहती, पहले कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा भी आपका एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। सेकंड अगर हम देखेंगे तो प्रोटिस्टा। थर्ड देखेंगे तो अब आ जाते हैं एनिमल वाले जगत में। एनिमल में सबसे ऊपर पोरीफेरा, उसके बाद सीलेंट्रेटा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, नेक्स्ट एस्केलेमिन्थीज, फिर एनेलिडा। क्या टीनोफोरा वो सीलेंट्रेटा के बाद रहता है ना। प्रोटिस्टा के बाद क्या हो गया? पोरीफेरा। तो अगर हम सेलुलर एक सिंगल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो आपका हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा और पोरीफेरा। ये सारे, इनमें कोई भी सीलोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हो जाएंगे टिश्यू, जब सीलेंट्रेटा आया तो उसमें टिश्यू का निर्माण हो गया, लेकिन जो सीलोम थी, जो कैविटी थी बॉडी में, वो आपकी हाइड्रा में, जैसे इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रा है सीलेंट्रेटा का उदाहरण, तो उसमें आपकी सीलोम नहीं बनी थी। ठीक है, तो इसमें टिश्यू लाइक जो बॉडी होगी वो किसकी हो जाएगी? हमारी सीलेंट्रेटा की। और एक हो जाता है टीनोफोरा। नेक्स्ट, जब ऑर्गन स्टार्टिंग फेज, जब ऑर्गन बनने की स्टार्ट हुआ तो वो किस में हुआ? प्लेटीहेल्मिन्थीज में।
प्लेटी हेलमिंथीज में सबसे पहले आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन बने, लेकिन वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं थे। ये आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, है ना। पूरी तरीके से डेवलप नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसमें सीलोम नहीं था। इसमें भी सीलोम एब्सेंट होता है प्लेटी हेलमिंथीज में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटी हेलमिंथीज के बाद क्या है आपका एस्केलमेंथीज, जिसमें उदाहरण आपका है एनेलिडा। इसमें सीलोम स्टार्ट हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है, लेकिन कौन सी सीलोम होती है? पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, स्यूडोसीलोम। तो जब यहाँ पर सीलोम स्टार्ट हो गई, इसलिए यहाँ पर जब डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है तो वो आपका विकसित होता है पूरा। नेक्स्ट एस्केलेमेंथीज के बाद अगर हम देखते हैं एनेलिडा, एनेलिडा में सीलोम प्रेजेंट होती है पूरी तरीके से डेवलप, और तो इसमें जो और सिस्टम हो जाएंगे, जैसे आपका कौन सा हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई भी आपकी सिस्टम है, केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे इसमें डेवलप हो जाते हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट इसके बाद जितने भी आपके जंतु आएंगे, सारे ऑर्गन, सारी चीज़ें पूरी तरीके से डेवलप होंगी उसमें। लास्ट में हमारा ह्यूमन में। अब ये देखेंगे कि जो भी टिश्यू हैं आपके जो कोर्स में हैं, उनमें मुख्यतः 2 प्रकार के टिश्यू हैं आपके। कौन कौन से हैं? एक है आपका, चल भी नहीं, जब हम एनिमल टिश्यू देखेंगे आपके, तो मुख्य आपके 4 प्रकार के हैं। पहला जो हो जाता है एपिथेलियल, दूसरा जो हो जाता है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तीसरा मस्कुलर, और चौथा आपका न्यूरल। एपिथेलियल टिश्यू सबसे ज़्यादा आपकी जो बाहरी सरफेस होती है, चाहे वो इनर जो बॉडी ऑर्गन है या चाहे हमारी स्किन है, कोई भी चीज़ है, सरफेस बनाती है एपिथेलियल। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? आपस में जोड़ने का काम करती है। बोन से लिगामेंट, जैसे कि लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ये सारे आपके कनेक्टिव हो गए। मस्कुलर मसल्स बनाती, न्यूरल न्यूरल, है ना। पहला हम देखेंगे एपिथेलियल। अब इसमें बात आ जाती है कि आपके इन ऊतकों का निर्माण होता किससे है? जब भ्रूण बनता है, जैसे पहले एक आपका जाइगोट रहता है, एक सिंगल कोशिका होती है ना। सिंगल कोशिका के बाद उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद पहले आपका बनता है मोरुला, नेक्स्ट ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। पीछे आवाज़ मत करिए, अलग बैठो इधर। पहले जो लेयर होती है मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ठीक। उसके बाद आपकी जर्म लेयर बनती है, जब आपका भ्रूणीय विकास होता है, धीरे धीरे भ्रूण का बनना स्टार्टिंग होती है। भ्रूण के बाद आपका पूरा बच्चे का निर्माण हो जाता है। जब ये भ्रूणीय विकास चल रहा होता है, उस समय 3 जर्म लेयर बनती हैं। कौन कौन सी तीनों होती हैं? एक एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यही जो तीनों लेयर होती हैं, इन्हीं से फिर इन सभी ऊतकों का निर्माण होता है। सबसे पहले जब एपिथेलियल जो टिश्यू है, इसमें आपकी ये तीनों जो आपकी लेयर हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू बना रही होंगी। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों ही लेयर एपिथेलियल टिश्यू बनाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बनता है मीजोडर्म से।
मस्कुलर भी बनता है मीजोडर्म से और न्यूरल बन जाता है एक्टोडर्म से। ये तीनों, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू में क्या है, ये सबसे बाहर की लाइनिंग बना रही होगी, जैसा कि हम बता चुके थे आपको। जैसे ये आपकी स्टमक है, ये लाइनिंग है। अगर हमारा हार्ट ले लीजिए, उसकी बाहर की लाइनिंग, अंदर की कैविटी, जैसे हमारे जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन हैं उन सभी में अंदर में कैविटी है। तो जब कैविटी है तो अंदर में परत की लाइनिंग है, वो सबसे ऊपर जो परत है वो आपकी एपिथेलियल परत है, चाहे बाहर की त्वचा पर दे लीजिए चाहे अंदर के। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू से वो जुड़ी हुई है आपस में। तो आपकी एपिथेलियल अगर हम तक देखेंगे तो इसमें कोई बच्चा बताएगा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में? बताइए। ये रहा, बीच में दूरी होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो है बहुत कम मात्रा में रहेगा। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन के हों चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन के हों, उनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब इनको ब्लड कहाँ से मिल रहा होगा? इनकी कोशिका को ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, कौन दे रहा होगा? कहीं से तो चाहिए ही है, कौन देगा बताइए? कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे एक पॉइंट ये भी है कि इसमें एपिथेलियल टिश्यू में नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि केवल एपिथेलियल टिश्यू में ही होती है। अन्य किसी भी टिश्यू में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इसके नीचे आपके ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। अब देख लेते हैं पॉइंट्स में। नेक्स्ट, इसका एपिथेलियल का एक और पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी कोशिका में, चाहे अंदर जो हमारे लेयर हैं या बाहर की लेयर है, कोई भी क्षति होती है, डैमेज होता है, तो ये जो एपिथेलियल ऊतक हैं इसका डिवीजन कर लेती हैं, धीरे धीरे विभाजन करती हैं। विभाजन के बाद वो नई कोशिकाएं बना के वो रिपेयरिंग कर देती हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में बताइए, बेसमेंट मेम्ब्रेन का कोई बच्चा बताएगा पॉइंट? कोई लक्षण बताएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन का कार्य? अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन का कार्य देखते हैं, ये रही, तो ये क्या है? इसके ऊपरी परत पर एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर है और नीचे तरफ अगर देखते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है। तो ये काम क्या करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन? दोनों को जोड़ने का। ऊपर में ये हमारी कोशिका को भी पकड़े हैं और नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू को भी पकड़े हैं, है ना। इनका मुख्य कार्य ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। दूसरा, इसमें भी ये कोशिकाओं की बनी हुई लेयर नहीं होती है, तो ये क्या होती है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बनकर ये तैयार होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन का कि ये केवल एपिथेलियल टिश्यू में ही पाई जाएगी, बाकी अन्य किसी भी टिश्यू में नहीं होती है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। कोई बच्चा बताएगा? बताओगे बेटा? सिंपल एंड कंपाउंड। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं तो दो प्रकार के हो गए मुख्य रूप से। एक हो गया आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, पूरा लिख लीजिए। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है। सिंपल का मतलब जिसकी संरचना बहुत आसान होगी, सरल होगी, सिंगल लेयर का बना रहता है। कंपाउंड क्या है? इसको स्ट्रेटिफाइड भी कह देते हैं, क्योंकि बहुत सारी परतों का बना रहता है। अगर संरचना देखेंगे हम तो ये जैसे एक आपकी हो गई, बहुत सारी परत का रहता है। तो बहुत सारी, ऐसे ही सोचिए कि अगर बहुत सारी परत है तो इसका मतलब
हम उसको नुकसान, कहीं पर उसमें टेंशन यानी कि रगड़ हो रही होगी, बाहर की नीचे से ये डिवीज़न करती हैं और ये ऊपर की तरफ नष्ट होना शुरू कर देती। जैसे हमारी बाहर की स्किन जो बनी हुई है वो आपकी कंपाउंड एपिथेलियम से बनी है, हम उसको रगड़ते भी हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसका उदाहरण लिख लीजिए, इसके उदाहरण हैं आपके स्किन हो जाती है कंपाउंड एपिथेलियम के, स्किन हो गई, बक्कल कैविटी हो गई, स्किन है, कैविटी हो गई आपकी, फेरिंग्स हो गया, और जो डक्ट है, सैलिवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट हैं, और एक और हो जाता है कि जो पेनक्रिएटिक जो डक्ट है, पेनक्रियाज में पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि की, वो भी आपकी कंपाउंड एपिथेलियम की बनी रहती हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट सिंपल में आ जाते हैं। सिंपल क्या है? बिल्कुल एक सरल सिंपल, एक लेयर की जो भी बनाया था मैंने, एक परत की, उसमें अगर हम देखते हैं तो आपकी स्ट्रक्चर के आधार पर और उनके कार्य, अलग अलग कार्य भी हैं, उसके आधार पर सिंपल एपिथेलियल 6 प्रकार की रहती हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहला नाम स्क्वेमस, कोई बताओगे बेटा? हाँ, दूसरा हो जाता है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलमनर, चौथा सिलिएटेड, फिफ्थ है ग्लैंडुलर, सिलिएटेड, फिफ्थ है ग्लैंडुलर। इतने एक हो जाती है जो इन दोनों के बीच की कड़ी रहती है, सीडो स्ट्रेटिफाइड, है ना, वो भी आप लिख लीजिए। 6 हो गया। यहाँ पर आगे, यहाँ पर सिंपल आप लिख लीजिएगा, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, सिंपल सिलिएटेड, सिंपल ग्लैंडुलर, है ना। अब जैसे कि हम, आपकी इतनी बॉडी है बड़ी, तो उसमें सीलोम, अभी मैंने एक वर्ड लिया था सीलोम, सीलोम कहाँ पर रहता है, कहाँ पर पाई जाती है? क्या बेटा? मीसोडर्मल ओरिजिन बता रहे हो? जैसे अगर हम बॉडी देखते हैं तो ये जो बाहर की परत है आपकी, ये जो बाहर की लेयर है, ये भी हमारी सारी बाहर की ले लीजिए, कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, ये सारी किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की, बोल दी थी, है ना। ये हमारी अंदर की कैविटी हो गई जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन सुरक्षित हैं। सबसे बाहर की ये परत है, इसके अंदर जिसमें आपका आंत है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी, जितने भी सिस्टम है वो सारे इस लेयर के अंदर, एक कॉमन लेयर है उसके अंदर सुरक्षित हैं। तो ये जो परत होती है इसका नाम पेरिटोनियम, ये बाहर की हो गई स्किन, ये जो अंदर की लेयर होगी पेरिटोनियम। नेक्स्ट, जो हमारी ये पूरी कैविटी है, ये एक डिवीजन हो जाता है 2 एरिया में। ये जो डिवाइड करती है इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम। किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। ये आपका हो गया डायफ्राम, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ये डायफ्राम आपका एपिथेलियल टिश्यू का नहीं बना है। नेक्स्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? थोरेसिक कैविटी। नीचे वाला भाग एब्डोमिनल कैविटी।
नीचे वाला एब्डोमिनल, ऊपर वाले में थोरेसिक कैविटी में और भी अन्य चीज़ होती है। कौन कौन सी? फेफड़े, हमारे लंग्स सुरक्षित रहते हैं और हार्ट रहता है। ये जो आपके फेफड़े हो गए 2, इसके चारों ओर भी एक परत होती है, लेयर होती है। ये तो आपकी पेरिटोनियम हो गई। ये जो फेफड़े जिसमें सुरक्षित रहते हैं उस वहाँ भी एक परत होती है, उसका नाम प्लूरा मेम्ब्रेन हो गई, प्लूरा मेम्ब्रेन हो गई। और जो कैविटी हुई है वो प्लूरल कैविटी। नेक्स्ट, आपका ये जो हार्ट है, हार्ट के चारों ओर भी एक परत है, पेरिकार्डियम। और कैविटी हो गई, इसी से मिलता जुलता नाम है पेरिकार्डियल कैविटी, है ना। ये जो आपकी कैविटी रहती है जितनी भी, ये आपकी मीजोडर्मल ओरिजिन में क्या होती है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जितनी भी कैविटी है, जैसे ये आपकी हो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इधर आपकी ये जो स्किन है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, स्किन हो गई एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये कैविटी है, इसके अंदर ये जो पेरिटोनियम कैविटी सारी आपकी कितनी हो गई? मीजोडर्मल ओरिजिन। अब बच गया एंडोडर्मल। एंडोडर्मल में क्या आएगा? जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक अंदर में परत होती है, ये आपकी एंडोडर्मल इन ओरिजिन होगी, है ना, जिसको बोलेंगे एंडोथीलियम, एंडोथीलियम बोल देंगे, कोई भी आप एंडो वर्ड लगा देंगे। इसके अलावा जो आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ब्लड वेसल्स? आर्टरी, वेन, कैपिलरी। डिफरेंस आर्टरी और वेन में? अवे फ्रॉम हार्ट नहीं, फ्रॉम ऑर्गन, है ना। आर्टरी में जैसे आप उसमें एक एग्जाम्पल ये भी पढ़ते हैं कि जैसे लंग से जो ले जाती है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग में क्या होता है? हार्ट में आया, हार्ट से वेन ले गई, पल्मोनरी वेन कहाँ पर ले गई? ये हार्ट है, हार्ट से लंग में गया, कौन ले गया? पल्मोनरी वेन। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ये आपकी आर्टरी हो गई, ये पल्मोनरी आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग में लेके जाती है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन हार्ट में लेके जाती है। तो आर्टरी क्या हो जाएंगी कि हार्ट से जो कि ब्लड को दूर लेके जाएंगी, और वेन हो जाएगी जो ब्लड को हार्ट में लेके आएगी। यही सेम बोला था ना? हाँ, सॉरी सुनने में गड़बड़ हुआ। नेक्स्ट, इसमें से फर्स्ट आ जाएगा स्क्वेमस की। क्या हो जाएगी? जैसे टाइल आपके घर में लगे रहते हैं, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए आपस में, तो ये आपकी हो जाएगी स्क्वेमस। बिल्कुल पतली लेयर होती है। कहाँ कहाँ पर पतली लेयर होगी? मुख्य जो स्क्वेमस की परत कहाँ पर होगी? जब देखते हैं कि जैसे ये अभी यहाँ पर लंग में था ना, लंग में अभी आपको ये बताया था कि ब्लड कहाँ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाता है। तो क्या है, कहाँ पर बनेगा? एल्वियोलर, ये जो सैक हो जाते हैं, यहाँ पर आपकी कैपिलरीज ब्लड लेके आ रही हैं। ये कौन सा? CO2 वाला ब्लड हो गया, ये O2 वाला ब्लड हो गया। कौन लेके आ रहा है? हीमोग्लोबिन।
तो ये जो कैपिलरीज की ये जो लेयर होती हैं ये आपकी स्क्वैमस की बनी होंगी, पतली बिल्कुल, जो क्या काम करेंगी, फिल्ट्रेशन का काम करेंगी या डिफ्यूजन का। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का मुख्य कार्य हो जाता है डिफ्यूजन का या फिल्ट्रेशन का। जितनी भी आपकी कैविटी होती हैं, जो स्क्वैमस एपिथेलियम मुख्य रूप से आपकी कैविटी बनाती है, ग्लांस जो होती हैं वो भी ये बनाती है, डक्ट होती हैं मुख्य रूप से वो भी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम बनाती है। तो ये आपकी जो कैपिलरीज हैं किसने बनाई, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये एल्वियोलर सैक है, ये भी बहुत पतला होता है, जो यहाँ से ऑक्सीजन इधर आती है, CO2 इधर चली जाती है। तो एल्वियोलर सैक की भी बहुत पतली परत है। दूसरा उदाहरण इसका क्या हो गया, एल्वियोलर सैक। और आपकी जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है कौन बनाता है, जैसे जो अभी आर्टरी और वेन बोला था, अगर हम आर्टरी और वेन का एक ये आपकी आउटर लेयर है और इसमें देखेंगे एक आपकी क्या है, कैविटी होती है ना बीच में। आर्टरी में थोड़ी ये मोटी वाली दीवार होती है, आप डिफरेंस में पढ़ते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है, और वेन में थोड़ी पतली हो जाती है, लेकिन बीच में कैविटी होती है, ये आपकी कैविटी हो गई। बाहर की ये जो परत है ये भी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होगी, और ये जो आपकी इंटरनल जो परत है ये भी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होगी, दोनों आपकी। एंडोथीलियम, इनकी ओरिजिन कैसी होगी, एंडोथीलियम, एक कॉमन वर्ड ले लेते हैं एंडोथीलियम। ओरिजिन क्या है, एंडोथीलियम इन ओरिजिन। जब इनकी परत देखते हैं तो बाहर वाली परत को ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर वाली परत, अंदर वाली ट्यूनिका इंटरना, अंदर हो गई, मध्य वाली बीच वाली ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर थर्ड पॉइंट ये लिख दीजिए कि जो वेसल्स की इनर और आउटर जो लाइनिंग है वो भी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। अब देखते हैं कि आपने हार्ट की अगर हम लाइनिंग देखेंगे, जैसे ये हार्ट है, एक बाहर की होगी है ना, एक यहाँ पर कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, 4 हो गए तुम्हारे। तो हार्ट की जो ये इनर लाइनिंग है ये भी एपिथेलियम की ही बनी होगी, आउटर भी बनी रहेगी। आउटर में तो कैविटी हो गई थी हमारी, है ना, अंदर की जो लाइनिंग है ये भी आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बनी होगी। तो जितने भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में अधिकतर जितनी भी चीज़ें हो गई, कैपिलरीज में भी बनी थी, ये देखिए इधर अभी बनाया था आर्टरी और वेन, उसमें भी बनी हुई है स्क्वैमस की। थर्ड हार्ट में भी बनी है। इतनी चीज़ों से आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ एक और है, कौन सा है, लिम्फ, लिम्फ वेसल, वो भी आपकी जो लिम्फ ले जाती है वो भी आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम से ही मिलकर बनी होती है। लिख लीजिए क्योंकि ये टिक करने को या आपको मिलान मैच करने के लिए आपका आता है पेपर में। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कैपिलरीज में। दूसरा आर्टरी, वेन या वेसल्स, कोई भी कॉमन नाम ले लीजिए, वेसल्स की इनर और आउटर लाइनिंग। तीसरा पॉइंट हो गया हार्ट की इनर लाइनिंग। फोर्थ पॉइंट हो गया एल्वियोलर सैक। फिफ्थ हो गया लिम्फ वेसल्स। और सिक्स्थ एक पॉइंट और इसमें है, आप लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा होगा। नेफ्रॉन का डायग्राम ऐसे रहता है ना, थोड़ा ज़्यादा वैसा हो गया। इसको क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर
ब्लड लेके आती है और ये जो जाती है वो पतली रहती है, और यहाँ पर क्या बनती हैं, गुच्छा होता है जो कि कैपिलरीज है ना, पतली पतली हो जाएंगे। अब ये क्या करी, ये फिल्ट्रेशन का काम इन्होंने किया। ब्लड में से जो यूरिया था, कोई भी आपके तत्व थे, वाटर था, आपका मिनरल था, वो इन्होंने जाके वोमेन संपुट में डाल दिया, वोमेन कैप्सूल में। तो वोमेन कैप्सूल ने ये जो परत है आपकी, ये किसकी बनी होगी, क्योंकि फिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो किसकी बनी है, स्क्वैमस, है ना। कार्य से आप याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर आना जाना चीज़ों का लगा हुआ है। तो ये आपकी सारी कौन सी है, स्क्वैमस एपिथेलियल। नेक्स्ट, इसके बाद ये थोड़ा ये कैसे होता है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, स्टार्टिंग फेज, क्या कहते हैं इसको, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल। इसके बाद डीसीटी, हेनले लूप आ जाता है, सॉरी जगह नहीं रह गई है। तो ये मुख्य इसमें हो गया आपका, जो 6th पॉइंट था वो वोमेन संपुट का हो गया, कैप्सूल का, कि आपकी इसमें फिल्ट्रेशन होगा और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी हुई ये कोशिकाएं होंगी। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं आपका क्यूबॉइडल। अगर हम संरचना में देखेंगे तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर दिखने में एक सी लगती हैं, लेकिन बस फर्क हो जाता है, ये रेक्टेंगुलर होती हैं और ये क्यूब के आकार की होती हैं। एक क्यूबॉइडल हो गई, एक आपकी हो गई कॉलमनर। सिंपल क्यूबॉइडल में भी सिंपल हो जाएगा, एक सरल, पूरा कोई डायग्राम में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो केवल एक परत है आपकी, सेंटर में क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियस है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है पतली सी, और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। ये आपके हो गए सिंपल क्यूबॉइडल। ना तो उसमें फिलामेंट वो लगे हैं, कोई सीलिया पाए जा रहे हैं, ना कुछ भी नहीं है। क्यूबॉइडल क्या है, ऐसे लंबी लंबी आप बनाएंगे, रेक्टेंगुलर। इसमें जो केंद्रक होता है वो नीचे की तरफ बेस के पास पाया जाता है। इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये एपिथेलियल है तो आप सभी में बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देंगे पतली सी, उसके नीचे आप कनेक्टिव टिश्यू की एक परत हो जाती है। तो सिंपल क्यूबॉइडल जो कोशिकाएं होती हैं, जो आपकी डक्ट्स होती हैं, और जो कैविटी मुख्य जो इसको बोलते हैं कि जितनी भी अधिकतर डक्ट्स हैं वो सारी आपकी क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होंगी। स्ट्रक्चर आपको देखने से लग रहा है क्यूब के लाइक स्ट्रक्चर है और आपस में जुड़ी हुई हैं जंक्शंस के द्वारा। कार्य, इनका कार्य होगा सेक्रेशन और फिल्ट्रेशन का, मतलब कुछ ना कुछ ये स्रावित भी कर रही होंगी और कुछ क्या कर रही होंगी, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का, एब्जॉर्ब भी, ले भी रही होंगी और दे भी रही होंगी, है ना। तो कहाँ पर, जहाँ पर आपकी ग्लैंड्स होती हैं, अधिकतर जितनी ग्लैंड्स हैं वो इसकी बनी होंगी या बनी होंगी कॉलमनर की। दोनों ही आपकी टिश्यू ऊतक का कार्य होता है सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन।
अवशोषण का और श्रावण का। इसका भी काम है एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। कहाँ पर है ये? आपकी डक्ट्स में सबसे ज़्यादा। ये कहाँ पर है? जैसे आप अगर हम आंत का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टमक में देख लीजिए, तो स्टमक में क्या है, अंदर की जो परत थी वो आपकी कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल की बनी होगी, लंबे लंबे यहाँ पर। और यहीं पर आंत में क्या क्या होते हैं आपके? म्यूकस का सिक्रेशन होता है ना, और जितने भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनका सिक्रेशन होता है। तो ये यानी कि दो अलग अलग तरीके की हो गई। एक जो कोशिकाएं हैं वो म्यूकस का सिक्रेशन कर रही हैं, वो कौन सी कोशिकाएं हो जाती हैं? गॉबलेट सेल, जो आपकी आंत में म्यूकस का सिक्रेशन, या हमारे ये जो आपके ट्रैकिया है उसमें भी अगर म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो कफ बनाता है आपका, ये सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो म्यूकस का श्रावण करती हैं और इनको बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, चाहे छोटी आंत ले लीजिए, छोटी आंत में मेनली दूसरे तरीके के ये पाए जाते हैं। अन्य पूरा जो हिस्सा ईसोफेगस वगैरह का पूरा अगर ले लेते हैं तो अधिकतर जो आपके ऊतक पाए जाते हैं सिंपल कॉलमनर ऊतक पाए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ग्लांस हो जाएं उसमें भी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट जो ऊतक हैं सिंपल के बाद यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया थोड़ा सा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए या ब्रश लाइक, मोटे मोटे एक हो जाते हैं, पतले पतले सीलिया। लेकिन ये सीलिया नहीं है, ये क्या है? अगर दोनों में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए और दिखने में ये क्यूब जैसी लग रही है और ऊपर में उंगली नुमा संरचना हो गई, या ब्रश बॉर्डर भी बोल देते हैं इसको, तो ये आपकी दूसरे तरीके का एपिथेलियम हो जाता है। इसका नाम होता है माइक्रोबिलाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। माइक्रोबिलाई क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसी तरीके से अगर सिंपल कॉलमनर में ऊपर का हिस्सा हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा माइक्रोबिलाई, क्योंकि स्ट्रक्चर में कॉलमनर जैसे दिख रहे हैं, ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गए, तो इनका नाम अब चेंज हो गया। अब नाम हो गया, सिंपल नहीं रह गए, अब आप इसका नाम हो गया माइक्रोबिलाई कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। काम क्या करेंगे माइक्रोबिलाई? आपने वर्ड सुना होगा, कहाँ पर सुना है? इंटेस्टाइन में, है ना, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में। काम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसे तो आप जो कुछ पानी का कुछ हिस्सा है या भोजन के न्यूट्रिएंट का कुछ हिस्सा है या अल्कोहल लेते हैं, ये आपके स्टमक में भी एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, वो आपका कहाँ पर होगा? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में पाए जाएंगे। और ये कहाँ पर होंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनका एक आप कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक उसमें भी पाए जाते हैं, क्या हमारे बॉडी के पार्ट्स में। चाहे अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अगर हम चेंज कर देते हैं बिल्कुल पतले पतले रूप में, तो वो क्या बन जाएंगे? सीलिया, सिलिएटेड हो जाएगा। तो सिलिएटेड भी हमारे कितने प्रकार के हो गए? दो मुख्य रूप से। कौन कौन से हो गए?
सिलिएटेड क्यूबॉइडल, इसका उदाहरण आप लोगों ने लिख लिया दोनों का, माइक्रोबिलाई के दोनों का एग्जाम्पल लिख लिया। एक आपका उदाहरण था छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोबिलाई, और दूसरा था नेफ्रॉन जो हो जाता है, पीसीटी। पीसीटी में पाए जाएंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल, और इसी में दूसरा हो गया सिलिएटेड कॉलमनर। स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो वैसे ही संरचना बनी होगी, ये चौकोर चौकोर आपके हो जाएंगे क्यूब के आकार के, और ऊपर में सीलिया पाए जाएंगे। कहाँ पर रहेगा इनका मुख्य कार्य? चूंकि सीलिया है तो ये क्या करेंगे, मूवमेंट का, हिल रहे होंगे मतलब। लेकिन जो उंगली नुमा या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे वो मोटाइल नहीं होते हैं, जबकि ये जो सिलिएटेड होता है, चाहे ये क्यूबॉइडल हो या चाहे कॉलमिनर हो, ये मूवमेंट कर रहे होंगे, जैसे उंगली नुमा ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहे होंगे। तो जो भी पार्टिकल है हमारा या कोई भी गैमेट है किसी भी रूप से, वो क्या करेगा, यहाँ से चल के इधर आ जाएगा, धीरे धीरे गतिमान होगा। ये कहाँ पर पाया जाएगा? जब हम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है हमारा, देखिए कैसे, सबसे पहले ये क्या है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं तो स्टार्टिंग फेज यहाँ पर आपकी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। इस नेक्स्ट इसके बाद ब्रोंकस, अब ये क्या हो गया, ये और पतली होती चली जा रही है, मेरी थोड़ी सी गड़बड़ बन गई है। प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद जब आपका फिर से विभाजित हुआ, डिवाइड हुआ, तब जो हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर डिवीजन हुआ तो आपका हो गया टर्शरी ब्रोंकस, मतलब और पतला पतला होता चला जाता है, जैसे कि पेड़ पर। इसके बाद जो अब ये जो बटेगा उसको क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स, जिसमें कि टर्मिनल हो गया, कोई भी हो गया। ब्रोंकियोल्स एक कॉमन नाम याद कर लेते हैं। इनके बाद ब्रोंकियोल्स के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, सैक्स होते हैं, है ना, एल्ब्यूलर सैक्स होते हैं। ये क्या है, कैपिलरीज इससे जुड़ी हुई हैं। तो इनका ऐसे मटके जैसा आकार होने का क्या फ़ायदा है, क्या कर रहे होंगे, क्या बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन का तो कार्य कर ही रहे होंगे। ये तो बता दें इनका ऐसे स्ट्रक्चर क्यों था, जैसे आपकी अभी माइक्रोबिलाई का सामान्य ये भी तो बना के दे सकते थे ना, ऐसे करके। ये आपकी ये वाली ही संरचना क्यों दी, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से अगर एल्ब्यूलर सैक में अगर हम देखते हैं तो ये भी अंत में जाके आपके नली के लुमा नहीं होती है, वो क्या करती है, एक सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करती है किसी भी तरीके से, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर आ सके और डिफ्यूजन हो जाए। इसी तरीके से आपकी आंत में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट हैं भोजन के, वो अवशोषित कर सकें। इसलिए ये दोनों ही चीज़ें किस लिए हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अब आ जाते हैं, हम सिलिएटेड की बात कर रहे थे। जो आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें जो लास्ट में जो ब्रोंकियोल्स वाला हिस्सा आता है, ये बना होता है हमारा सिलिएटेड क्यूबॉइडल से, ब्रोंकियोल्स का। सिलिएटेड कॉलमिनर में आ जाएंगे, इसके जो ऊपर की अपर ट्रैकियल जो पार्ट होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट रहता है, वो आपका बना होगा
और यहीं पर आपकी गॉबलेट सेल यहाँ भी होंगी, क्योंकि इनका काम क्या है, म्यूकस को निकालना। तो म्यूकस हमारे पूरे ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, फिर मुंह के द्वारा या तो बाहर कर दिया जाएगा या फिर आपकी आंत में चला जाएगा, पेट में। तो ये आपके हो गई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाएंगे सिलिएटेड कॉलमनर। कैसे हो जाएंगे, अगर इनकी हम संरचना देखते हैं तो ये लंबे हैं और ऊपर में इन पर क्या है, सीलिया लगे हुए हैं, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके नीचे आपकी कनेक्टिव टिश्यू। एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा आपका इसमें हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की अगर हम संरचना देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ये आपकी ओवरी है, ओवरी में से एग सीक्रेट हुआ, यहाँ पर पतली उंगली के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए, जो पूरे टाइम ऐसे उनमें मूवमेंट होता रहता है कि जैसे ही यहाँ से एग रप्चर हुआ वो तुरंत उसको कैच कर लेते हैं कि इधर उधर ना भागे, ठीक है ना, कैच किया। उसके बाद किस में आ गया, ये आपकी होगी फैलोपियन ट्यूब, ये ट्यूब हो गई। इसके अंदर की जो संरचना है ये भी आपकी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल की बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग है ये नॉन मोटाइल, इसमें कोई भी मोटिलिटी के लिए कोई भी टेल वगैरह नहीं पाई जाती है। तो चूंकि यहाँ से उसको यहाँ पर पहुँचाना है तो क्या होंगे, ये भी कॉलमनर के होंगे और सीलिया के बने होंगे, क्योंकि उसको मूवमेंट देना है, गतिमान देना। तो इसके दो उदाहरण हो गए, कौन कौन से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा हो गया फैलोपियन ट्यूब। क्लियर हुआ इतना? ये आपके सिलिएटेड कौन कौन सा हो गया, एक सिंपल क्यूबॉइडल सिंपल कॉलमनर, दूसरा आपका था माइक्रोबिलाई कॉलमनर और क्यूबॉइडल, तीसरा हो गया सिलिएटेड कॉलमनर और क्यूबॉइडल। इतने हो गए इसके कॉलमनर और क्यूबॉइडल के सारे हो गए। नेक्स्ट जो हमको देखना है कौन सा था, फोर्थ वाला बेटा, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर में आपके ये एक अलग कार्य करने लग जाती हैं, जो मुख्यतः किसका काम कर रही होंगी, कुछ सिक्रेशन का। जैसे सिलिएटेड वाला जो था उसमें एक चीज़ ये लिख लीजिए, ये कोई उसका एब्जॉर्प्शन का नहीं काम कर रही होंगी, मोटाइल एक तरफ से दिशा में किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट का काम कर रही होंगी, ये एक कॉमन लाइन है। ग्लैंडुलर में अगर हम देखेंगे कोई भी कोशिका का कार्य एक अलग कार्य करने लग जाती है कि कुछ भी सिक्रेशन करना है, उसको निकालना है अपने शरीर से। तो अगर हम देखते हैं तो पसीने की कौन सी ग्रंथि होती है, स्वेट ग्लैंड। कहाँ पर, बाहर, हथेली में बहुत ज़्यादा आता है, माथे पे, पैरों पर, सब जगह सबसे ज़्यादा। वैसे हमारे पूरे स्किन में हर जगह आपकी पसीने की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन सा द्रव कैसा होता है, वाटरी लाइक, कि म्यूकस जैसा होता है, चिपचिपा। पसीना कैसा होता है, चिपचिपा होता है कि थिक नहीं होता है, पानी जैसा, है ना। तो वो सिरस आपकी हो जाएगी ग्रंथि, अभी आगे बता देंगे। और आपकी कौन सी है, ईयर वैक्स, कौन सी ग्रंथि से सीक्रेट होती है, बताइए। ईयर वैक्स को सीक्रेट करने वाली ग्रंथि सेरुमिनस। आंसू किससे आते हैं, टीयर, टीयर ग्लैंड नहीं, नाम लैक्राइमल। और आपकी सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पर होती है, जैसे ये आपकी स्किन है, कोई बच्चा बताएगा सेबेशियस ग्लैंड के बारे में।
सेबेसियस ग्लैंड, ये हमारी स्किन है, इसकी सबसे ऊपर की जो परत है, यहाँ पर आपके क्या लगे हुए हैं, हेयर। पूरे आपकी कोशिकाओं में बाल हैं हमारे शरीर पे, छोटे बड़े अलग अलग तरीके के। तो ये जो हेयर का जो जहाँ फॉलिकल होता है, यहीं पे आपकी सेबेशियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कार्य क्या करती हैं, इनका फंक्शन, ये हमारे वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप वैक्स की कोटिंग आप पानी डालते हैं तो कैसा हो जाता है, पानी अपने आप बह जाता है, चिपका नहीं रहता है। ये किसकी वजह से है, ये हमारा जो सेबेसियस जो ग्लैंड्स हैं, इन्हीं की वजह से वैक्स की कोटिंग, लगातार वो सीक्रेशन चलता रहता है हमारे शरीर में, वो हमारी कोटिंग ऊपर में उसकी रक्षा करता है हमारे शरीर को। कोई भी आपके जो बाहर से ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स, वो आपको दिक्कत ना दे, कोई बीमारी अंदर में ना जा सके। ये आपकी मुख्य जितनी भी ग्लैंड्स हैं, वो सारी आपकी ओरिजिन क्या होगी, एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होगी। पहला तो ये कॉमन होगा कि जितनी भी हमारी कोई भी तरीके का सिक्रेशन कर रही हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे आंसू हो, चाहे पसीना हो, कोई भी वैक्स का सिक्रेशन कर रही हो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हमारे पाचन करती हैं, पाचन ग्रंथियों से निकलती हैं, या आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, किसी भी प्रकार की ग्लैंड्स अगर हैं, वो एपिथेलियल आपकी टिश्यू से ही मिलकर बनी होती हैं। क्लियर हुआ? अगर हम संरचना देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल नहीं, ग्लैंड वाले की, तो दो प्रकार की मेनली हो जाती है। पहली हो जाती है यूनिसेलुलर, एक हो जाती है मल्टीसेलुलर। एक हो जाती है यूनिसेलुलर, एक हो जाएगी मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर हो जाएगी, जो भी ग्लैंड्स जिससे सिक्रेशन हो रहा है, ये केवल एक कोशिका से मिलकर बनी होती है, केवल एक कोशिका, और ये आपकी कई सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर सिक्रेशन करती हैं एक जगह पर, फिर वो डक्ट के द्वारा बाहर आता है। जैसे अगर हम देखते हैं यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल, और मल्टीसेलुलर की एग्जाम्पल है जितनी भी आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं या एंडोक्राइन हैं, कोई भी हैं, अधिकतर आपकी मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे गॉबलेट सेल का, कहाँ पर थी, अभी आपको दो जगह मैंने बना के दिखाया था गॉबलेट सेल को, पहली आपके स्टमक में और दूसरा बनाया था ये ट्रैकिया में, क्योंकि यहाँ भी म्यूकस का श्रावण होता ही रहता है, और दूसरा आपका आंत में भी होता है, क्योंकि वो जितनी मोटी परत होगी वो हमारे HCl से उसकी रक्षा करेगी, जो हमारे पेट में निकल रहा है पूरे आंत में धीरे धीरे। गॉबलेट सेल क्या है, ये आपकी कॉलुमिनर सेल हैं, इनके बीच बीच में ये आपकी एक ये हो गई गॉबलेट सेल, बहुत सारी होती हैं, ये केवल एक है। इसमें जो भी बना आपका म्यूकस बना, तुरंत हमारे पेट के में जो कैविटी है, स्टमक की जो कैविटी है, वो उसने तुरंत बाहर निकाल दिया। इस वाले ने अपना अकेले का निकाला, इस वाली गॉबलेट सेल ने अपना अकेले का म्यूकस निकाला कि ना तुम्हारा ना मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैं अपना काम खुद करूँगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका यूनिसेलुलर, केवल एक कोशिका सिक्रेशन कर रही है। मल्टीसेलुलर के हो जाएंगे, जैसे ले लीजिए इसी में ही आंत में गॉबलेट सेल भी हैं, और आंत में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलते हैं ना, तो वो वाली कौन सी ग्लैंड्स होती है, मल्टीसेलुलर। स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे मल्टीसेलुलर का, ऐसे यहाँ पर ये है, यहीं पर बना दे रहे हैं आगे, कुछ जो कोशिकाएं होती हैं, ये आपकी डाइजेस्टिव अल्टरनेट लगी रहती है पूरे में। मल्टीसेलुलर में अगर हम देखेंगे तो आपकी ये जो डक्ट है, ये जो एरिया है, ये आपका डक्ट कहलाएगा।
नीचे जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या कर रही हैं, ये भी अपना सिक्रेशन कर रही है, ये भी सिक्रेशन कर रही है, सारी कोशिकाएं सिक्रेशन करके यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर ले रही हैं। जब एक जगह इकट्ठा कर रही हैं फिर वो डक्ट के द्वारा कैविटी में डाल रही हैं। अब ये कैविटी में जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या था, यूनिसेलुलर थी, वो डायरेक्ट अपना जो ग्लैंड से जो सिक्रेशन था म्यूकस का वो सीधे कैविटी में डाल रही थी। क्लियर हुआ? ये बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलकर। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं वो भी आपकी मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे पढ़ाएं। नेक्स्ट जो आपको देखना है क्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन क्या, बहिःस्रावी और अंतःस्रावी। कोई बच्चा बताएगा इसके बारे में अंतर, डिफरेंस? हाँ, इसमें डक्ट पाई जाती है और ये डक्टलेस होती है। जैसे ये देखिए, ये थी ना आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम की, यहाँ पर एक साथ ये इकट्ठा हुआ और ये डक्ट के थ्रू निकल के बाहर चला गया, ये डक्ट पाई गई एक्सोक्राइन में। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जब श्रावण कर रही है यहाँ पर, ये आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे ये एंजाइम का श्रावण कर रही है तो ये क्या हुआ, ये जो सरफेस है यहाँ पर ऐसे निकलता रहता है, ये सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है, पूरे सरफेस पे फैलता रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में कोई बहुत दूर दूर ये कोशिकाएं तो पाई नहीं जाती हैं, बिल्कुल पास पास रहती हैं। तो जैसे ये रही आपकी, ये यहाँ पर इसको इसने कवर कर लिया, इसने इसको, तो देखिए पूरे पर कवरिंग हो गई, कोई भी जगह ऐसी शेष नहीं रह गई जहाँ आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम या कह सकते हैं म्यूकस पूरे डाइजेस्टिव के अंदर के कैविटी पर ना पाया जाता हो, बिल्कुल सटी रहती हैं। तो इनका क्या है, आपकी एक्सोक्राइन का ये जिस भी मटेरियल का या कि जिस भी द्रव का बाहर सिक्रेशन कर रही है, म्यूकस हो, एंजाइम हो, कुछ भी हो, जिसका भी ये सिक्रेशन कर रही है बाहरी परत पर होता है। जबकि एंडोक्राइन का जो उसके सराउंडिंग जो हो जाती है वहीं पर वो सिक्रेशन कर देती हैं। जैसे अगर हम डायग्राम में देखते हैं एंडोक्राइन का, मान लीजिए देखते हैं कि मान लीजिए ये आपने कोई कोशिका ले ली, एंडोक्राइन की कोई भी ग्लैंड्स ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, किसी का भी, एक से आपका ब्लड आ रहा होगा। ब्लड तो सभी जगह जाना है क्योंकि न्यूट्रिएंट चाहिए हमको, ऑक्सीजन चाहिए और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकालनी है। ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, फिर ये टूट गया किसमें, कैपिलरीज में। कैपिलरीज ने क्या किया, कुछ जो पार्ट था पूरा ब्लड नहीं निकाल देते हैं, जो प्लाज्मा है, लिक्विड लाइट, न्यूट्रिएंट को निकालते हैं जितने की ज़रूरत रहती है। दूसरा ऑक्सीजन को निकालते हैं, क्या न्यूट्रिएंट को निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, और कोशिका से क्या लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, क्योंकि ये जो भी आपने खाना उसको भोजन दिया था, जिस चीज़ की उसको आवश्यकता थी वो उसने उसको तोड़ दिया, विभाजन कर दिया, और विभाजन के बाद क्या बनाया, CO2, और CO2 हमारे ब्लड ने ले लिया, वापस ले लिया। दूसरी क्या चीज़ लेते हैं, ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। यहाँ पर जो इनकी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं आपकी, फॉलिकल। जो एंडोक्राइन जो आपका द्रव होता है, जो भी ग्लैंड से जो पदार्थ निकल रहा है, जैसे थाइमस, ये क्या हो जाएंगी, फॉलिकल। इसने ये सीक्रेशन किया सभी कोशिकाओं ने, क्योंकि एंडोक्राइन इधर में देखिए यूनिसेलुलर कोशिका कौन सी थी, गॉबलेट थी यूनिसेलुलर, उदाहरण में याद करते हैं। और उसके अलावा जितनी भी अन्य कोशिकाएं हैं वो सारी हमारी मल्टी सेलुलर हैं।
चाहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम की कोशिका हो या एंडोक्राइन वाली हो, ये भी हमारी मल्टी सेलुलर है, यानी कि मिलके एक जगह सिक्रेशन करेगी तब वो बाहर जाएगा। ये देखिए, ये जितने भी छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, बहुत संख्या में फॉलिकल होंगे और ये एक जगह सिक्रेशन इकट्ठा कर देंगी और इसके बाद ये उसमें मिल गया जो द्रव है, और फिर ये चल के आपका कैपिलरीज में चला जाएगा और वो ब्लड हमारी ले जाएंगे। इन दोनों के बीच में जो भी एक मीडियम का कार्य करता है वो हो जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये क्या करती है, जो इसका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो भी स्रावित पदार्थ था वो हमारा किस में गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ये फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड में पहुंचा, फ्लूइड ने इसको वापस हमारे ब्लड में पहुंचा दिया, उसका काम करता है। सीधे आपकी ये नहीं कि सीधे यहाँ से जो रप्चर हुआ, ये जो फूट के निकल रही है इनसे जो ग्लैंड्स का पदार्थ निकला वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा रहा है, वो पहले कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है, फिर वो हमारी कैपिलरीज उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, तो आप इसमें एक ये भी लाइन लिख देते हैं, डायरेक्टली इनटू ब्लड, ये भी तो लिख देते हैं। और ये कहते हैं ये कहाँ पर सिक्रेशन होता है, सरफेस पर, और ये हो जाएगा आपका, बोल देते हैं डायरेक्टली इनटू ब्लड, जबकि होता कहाँ है, पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा तब वो जाएगा हमारे ब्लड में, और जहाँ पर ज़रूरत होती है जिस हार्मोन की वो वहाँ पहुँच जाता है और वो अपना कार्य कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये दो हो गई आपकी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। इसके अलावा एक और आपकी ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन भी बोलते हैं, ग्लैंड्स भी बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। ये आपकी, इसका उदाहरण क्या है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं ना। तो मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं, जैसे कि इसको बाद में बताते हैं। कोई भी आपका डिफ्यूजन होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का श्रावण होता है अगर ग्लैंड्स में, तो वो तीन तरीके के मुख्य रूप से मानते हैं। एक हो जाएगा सिरस, एक हो जाता है म्यूकस, और तीसरी जो ग्लैंड्स होती है वो हो जाती है मिक्स्ड। सिरस जो है ये आपकी स्वेट ग्लैंड्स हैं, वाटरी लाइक जो पदार्थ होता है वो आपका श्रावण कर रही होती है जो भी आपकी कोशिकाएं, तो वो कहलाती है सिरस ग्लैंड्स। और म्यूकस यानी कि ये चिपचिपा थिक पदार्थ, और कहीं भी अगर थिकनेस होगी किसी भी श्रावित पदार्थ में तो वो क्या करेगी, वो हमारा प्रोटेक्शन कर रही होगी, किसी ना किसी रूप से कर ही रही होगी। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड का मतलब हो जाएगा उसमें म्यूकस भी निकल रहा होगा और ये भी निकल रहा होगा। तो अगर हम पैनक्रियाज की इस संरचना देखें तो कहाँ पर पाया जाता है पैनक्रियाज, कहाँ पर होता है बेटा, हाँ डिओडेनम में। ये आपका स्टमक हो गया, ये आपका यू टर्न मारते हुए ये होगा। इसमें क्या है, पहले ये पैनक्रियाज का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डक्ट हो जाएगी, जैसे वहाँ पर थी डक्ट। चूँकि ये पैनक्रियाज की डक्ट है तो ये क्या कहलाएगी, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों ही काम कर रही होगी, एक एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य कर रही होगी और एंडोक्राइन की तरह भी कार्य कर रही होगी। एक्सोक्राइन की तरह जब कार्य करेगी तो किसका सिक्रेशन करेगी, एंजाइम का, और जब एंडोक्राइन की तरह कार्य कर रही होगी तो हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। तो अगर हम इसमें देखें
आपकी एक्सोक्राइन की तरह कार्य करेगी। तो ये आपकी संरचना बन गई, जिसको बोलते हैं ये जो गोले के रूप में एक्मी। ये यहाँ से पदार्थ निकला, ये निकला, एंजाइम निकल रहे हैं इससे, और ये आपकी एक्सोक्राइन की तरह संरचना, ये एक्सोक्राइन पार्ट है आपका। ये जो पार्ट बनता है 99% जो पेनक्रियाज में जितना भी भाग होता है वो आपका एक्सोक्राइन होता है, 99 to 98 बोल सकते हैं। यहाँ से ये एंजाइम निकला और इसने क्या किया, ये जो बाहर की सरफेस है उस पर निकल आया। इतना काम हो गया एक्सोक्राइन वाला। नेक्स्ट जो इसका कार्य है, दूसरा कार्य है एंडोक्राइन वाला। एंडोक्राइन में क्या है, इसमें आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं को कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस आइसलेट, कुछ भी बोल दीजिए। ये जो कोशिकाएं हैं आपकी, ये जो मुख्य एंडोक्राइन की तरह कार्य करेंगे, हार्मोन को निकालेंगे। अब इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं मुख्य, वो आपकी अल्फा सेल होती है, एक आपकी बीटा सेल हो जाती है, गामा हो जाएगी, डेल्टा हो जाएगी और हो गई। जिसमें कि अल्फा सेल आपके ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन कर रही होती है और बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन रखता है। कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, ये पूरा किस में, शुगर में। आपके शुगर में जो ग्लूकोज का स्तर होता है उसको मेंटेन करने का कार्य मुख्यतः इंसुलिन हार्मोन करता है। तो इसकी अगर कमी हो गई तो आपको जो रोग हो जाएगा वो डायबिटीज़ मेलिटस, है ना। नेक्स्ट जो इसके बाद आपका हेटेरोक्लाइन ग्लैंड्स के बाद जो पढ़ाना है वो हो जाते हैं हमारे ये सिंपल वाले, लगभग सारे हो गए। एक रह गया सीडो वाला ना। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, सीडो मतलब धोखा दे रहा है कि वो है, दिखने में लगता है ये मल्टी सेलुलर है। जब हम संरचना देखते हैं, जैसे आपने ये संरचना बनाई, ये कहीं कहीं पर ये भी है, कहीं कहीं पर छोटी भी है। ये आपकी नीचे ये क्या है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन लगा है, ये इसलिए लगा है क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू है। जो केंद्रक होता है वो कहाँ रहता है, नीचे की तरफ। ये सेडो दिखने में लगती है कि ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन चूंकि हर कोशिका का बेस, एक कोई भी आपकी सेल है अगर एपिथेलियल टिश्यू में, तो एक सेल हमारी बेस से जुड़ी रहती है। सेल का एक हिस्सा, जैसे ये आपकी सेल है तो एक हिस्सा आपका बेस से जुड़ा रहेगा और दूसरा जो हिस्सा है वो फ्री रहता है, चाहे वो कैविटी में हो, चाहे वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा हो, कहीं भी एक हिस्सा फ्री रह रहा होगा। जैसे ये आपका फ्री हो गया, लेकिन हर कोशिका का, चाहे ये देखिए छोटी हो या बड़ी, सभी कोशिका का बेस जो है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में टच कर रहा है। इसका मतलब ये एपिथेलियम में ही आती है, सीडो एपिथेलियम, है ना, कि धोखा दे रही होती है। नेक्स्ट जो आपका है, सिंपल के सारे पास हो गए। अब जो आपको पढ़ाना है वो हो जाता है कंपाउंड एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या है आपका,
कई सारी लेयर होती हैं। नीचे से ऊपर जाने पर इनकी जो वो लेयर होती है वो आपकी पतली होती चली जाती है। ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और नीचे इसके कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू से इसको न्यूट्रिएंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिल रही हैं। लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है, जैसे ही ये नीचे से बाहर की सरफेस पे, ये वाली सरफेस हमारी बाहर कांटेक्ट में आ रही है सभी के, चाहे बक्कल कैविटी हो, स्किन हो, कुछ भी हो, तो बाहर दूर जब होती चली जाती तो कैसी होती चली जाती, पतली होती चली जाती, डेड होती चली जाती, क्योंकि यहाँ पर आपकी कैपिलरीज तो हैं ही नहीं, ब्लड तो उसमें जा ही नहीं रहा है, सप्लाई नहीं हो रही, वो यहाँ से न्यूट्रिएंट पहुँचाते जाते हैं। ये क्या करेंगी, डिवाइड होके जो भी हमारी कोशिकाओं का जो भी नुकसान हो जाता है वो सारा ये भरपाई कर लेती हैं। कई लेयर की बनी रहती हैं, डिफ्यूजन का काम नहीं करती हैं। जैसे हमारे शरीर में बाहर की स्किन है, इसमें कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती कि पानी नहीं एब्जॉर्ब करती, कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करती। दूसरा, हमारी जो स्किन है वो किससे बचाती, जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उन सब से हमारी रक्षा करती है। जब कभी भी आपके इस ऊतक में यहाँ पर क्रिएटिन का स्टोरेज हो जाएगा, क्रिएटिन इकट्ठा हो जाएगा, तो वो कहलाएगी आपकी केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। दूसरा हो जाएगा आपका नॉन कंपाउंड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड का मतलब इसके ऊपर जो बाहर की परत है वहाँ पर क्या केराटिन का जमा हो गया। केराटिन क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि बहुत मजबूत है बाहर की, जिस पर नहीं हुआ वो कहलाएगा नॉन केराटिनाइज्ड। उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो केराटिन जो रहेगी, केराटिन जो रहेगी वो आपकी किस में, स्किन में, स्किन में पाई जाएगी, जिसमें ना तो किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, ना सीक्रेशन है। सीक्रेशन सेबेशियस ग्लैंड्स करती हैं केवल, लेकिन बहुत आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी आंत में कर रही हैं ऐसे नहीं सीक्रेशन होता। दूसरा हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड में, जो आपकी बक्कल कैविटी होगी, मुंह की कैविटी, फेरिंग्स हो गया, या जो डक्स हो गई, ये सारी आपकी नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम की मिलकर बनी होती हैं, है ना। ये आपके सारे मुख्य एपिथेलियम हो गए। पहले कितने प्रकार के, एक सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया। अब जो पढ़ेंगे इसमें लास्ट पढ़ेंगे जंक्शंस पढ़ेंगे। जंक्शंस क्या करते हैं, यानी कि जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे इससे ये आपस में कोशिका जोड़ दी गई है, तो वो हमारे जंक्शंस आपके कोर्स में कोई बताएगा बच्चा, जंक्शंस कितने प्रकार के, कौन कौन से? टाइट जंक्शन, दूसरा हो गया गैप जंक्शंस, तीसरा हो गया आपका एडहेरिंग जंक्शन, फ़र्क क्या है कि ये चूँकि नाम से ही समझ में आ रहा है टाइट जंक्शन, इसमें कहीं भी जैसे एक कोशिका ये हो गई आपकी और एक कोशिका ये हो गई, बिल्कुल आपस में मजबूती से जुड़ी हुई है। कुछ प्रोटीन का यहाँ पर सिक्रेशन हो जाता है, वो आपस में दोनों को बिल्कुल मजबूती से जोड़े रखता है।
इसका मतलब जब बहुत ही ज़्यादा मजबूती से कोई दो चीज़ें चिपक गई तो आपका यहाँ से यहाँ पर किसी भी चीज़ का आना जाना बंद, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका टाइट जंक्शंस हो गया कि आपस में बिल्कुल टाइटली बंध जाती हैं और किसी भी चीज़ का सिक्रेशन या कोई भी चीज़ से संबंधित कुछ भी आपका दोनों ही कोशिकाओं के मध्य नहीं होता। जितने भी जंक्शंस हैं एपिथेलियल टिश्यू में लगभग सभी जंक्शंस पाए ही जाते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस क्या है? जैसे एक ये आपकी कोशिका है और एक ये कोशिका है कि बीच में क्या दिख रहा है? गैप दिख रहा है, इसके बीच में गैप नहीं करता। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी बीच में हमारी क्या ये प्रोटीन की दिखने में तो ये लगता है कि ये कोई भी दूर दूर है, कुछ भी चीज़ों का लेन देन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इस कोशिका की जो भी नेबरिंग कोशिका है, यहाँ से चीज़ों का आना जाना होता रहता है गैप जंक्शंस में। जो भी इंटरसेक्टिंग, जो भी आपकी जितने भी इसके बाद अगर और कोशिका है तो उसमें आना जाना होगा, इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, ऐसे कुछ भी इंटरसेक्टिंग कोशिकाओं में। तो ये क्या करती हैं? मुख्यतः आयंस का एक स्थान से एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में आयंस को पहुंचाती हैं। और जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं, क्या टाइम हो गया? क्या कितना हो गया? चलिए ख़त्म करें। आयंस को पहुंचाती हैं एक कोशिका से दूसरे। जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल, कुछ जो बड़े मॉलिक्यूल, लेकिन अधिकतर ये जो कोशिकाएं होती हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको इधर ले जाएंगे, इस वाले को इधर। ये आपका गैप जंक्शंस होगा। एडहरिंग जंक्शंस, एडहरिंग का मतलब आपस में जोड़ने का काम कर रही हैं और कुछ नहीं की लेन देन ये सब नहीं हो रहा है, बस जोड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं। तो जैसे ये आपकी ये कोशिकाएं और ये कोशिकाएं, यहाँ पर इन दोनों कोशिकाओं के मध्य में एक बेल्ट बन जाती है। जैसे ये चारों ओर है, इसके चारों ओर हमने एक बेल्ट बांध दी और ऐसे ही दूसरा डस्टर लेके आए, यानी कि दूसरी कोशिका लेके आए, उसको यहाँ पर चिपका दिया, एक को यहाँ पर चिपकाया, थर्ड को यहाँ पर चिपकाया, फोर्थ को इधर चिपकाया। तो आपस में जो एडहरिंग बेल्ट थी, जो जोड़ने वाली जो बेल्ट थी, वो आपस में चिपक गई चारों की, और अब ये एक मजबूत निर्माण कर लिया। ये क्या है आपकी? ये किसका निर्माण करते हैं? एडहरिंग बेल्ट का। और ये बहुत मजबूत होती है चारों तरफ से। इसमें एक और इसमें नाम आता है, मुख्य तो आपकी ये तीन ही दी गई हैं, एक और नाम आता है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या है? जैसे एक कोशिका ये हो गई आपकी, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है। यहाँ पर आपके सिर्फ यहाँ पर आपकी ये कोशिकाएं जुड़ी होंगी। जैसे इसने उंगलीनुमा संरचना निकाली, इसने, दोनों ने आपस में उंगलीनुमा संरचना किसकी वजह से? प्रोटीन होते हैं, ये आपस में बांध लिया। एडहरिंग ने क्या किया था? अपने चारों तरफ से जोड़ा था सारी कोशिकाओं के, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। जबकि जो डेस्मोसोम्स होता है ये केवल साइड से, जैसे हमने इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़, एक चेन सी बना ली, ये उतने मजबूत नहीं होते हैं। इसमें जो अंदर नीचे यहाँ पर फाइबर होते हैं वो आपके केराटिन के बने होते हैं। एक लास्ट और है हेमीडेस्मोसोम्स। पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे ये आपकी कोशिका, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमने बनाया और नीचे ये इसके क्या पाई गई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये जो हमारी कोशिका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो जुड़ी हुई है। ये जितने भी आपके जंक्शंस थे, ये चारों जंक्शन साइड में, ऊपर में, इधर जोड़ते हैं। कोई भी जंक्शंस आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन से नहीं जोड़ता है।
केवल जो हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो बीच का है, इसके पास ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि वो उसको चिपकाए हुए है। तो आखिर ये हमारी कोशिकाएं बेसमेंट मेम्ब्रेन से किससे जुड़ी हुई हैं, ये जो जुड़ी हुई हैं वो हैं हेमीडेस्मोसोम्स। ये आपकी प्लैकुला हो गया ये, और यहाँ पर जैसे आपकी ये उंगली नुमा संरचना इधर की कोशिकाएं भी लगा रही थी, ये भी दोनों मजबूती से पकड़ी थी, लेकिन इसमें इस केस में क्या हो जाएगा, केवल जो आपकी मेम्ब्रेन है वो केवल नीचे में उस पर टिकी हुई है कि हमको छोड़ो नहीं, हमको साथ में पकड़े रहो। तो इतना जो आज मैंने पढ़ाया वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के थे, कौन कौन से उसके उदाहरण थे, और जंक्शंस हो गए। कल जो आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थैंक यू।